डब्ल्यूडब्ल्यूई में आज तक हमने कितने सारे बिट्रेयल्स देखे हैं भाई। कुछ ऐसे भी देखे जहां हमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार कुछ तो गड़बड़ है दया, बट कभी कभी कुछ ऐसे भी देखे जहां पे हमें रत्ती भर शक ही नहीं था कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन बिट्रेयल हुआ भाई। और ऐसे कुछ खतरनाक शॉकिंग बिट्रेयल्स मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन जो कि अभी हमें रिसेंटली देखने को मिला है, द बिट्रेयल ऑफ न्यू डे, यानी कि जेवियर वुड्स एंड कॉफी किंगस्टन, जब इन दोनों ने बिगी को बिट्रे कर दिया। कितने लंबे टाइम से हमें स्टोरी लाइन देखने को मिल रही थी जहां पे कि कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स के बीच काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, और जब भी ऐसा कुछ होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो ऑब्वियसली बात होती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब बिल्डअप कर रही है इन दोनों के ब्रेकअप के लिए। और यही चीज हमें भी लगी थी, क्योंकि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने न्यू डे की 10 इयर्स सेलिब्रेशन बुक की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे, तो क्लियर होना ही होना था, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेगुलरली फॉलो करते हैं, कि भाई यहाँ पे तो इन दोनों का ब्रेकअप फाइनली हो जाने वाला है, न्यू डे कंप्लीटली स्प्लिट अप हो जाएगी, अब यहाँ से कोई कम बैक नहीं है। लेकिन 2 आवर शॉकर हमें कुछ और ही देखने को मिल गया 10 ईयर सेलिब्रेशन पे, क्योंकि इसमें जेवियर वुड्स और कॉफी किंगस्टन का आपस में ब्रेकअप नहीं हुआ, बल्कि बिगी ने रिटर्न किया। उल्टा इन दोनों ने बिगी को बिट्रे कर दिया भाई, कि भाई तू तो काम का ही नहीं है, तूने हमारे टफ टाइम्स में हमें हेल्प नहीं की, अब क्यों आया तो यहाँ पे। जिसके साथ न्यू डे का आधा चैप्टर तो क्लोज हो गया, बाकी बचा चैप्टर जब कॉफी और जेवियर के बीच सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तब हो जाएगा। और फाइनली हम इन तीनों सुपरस्टार्स का एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है, मोस्ट प्रोबेबली एट रेसलमेनिया 41, जिसके लिए मैं तो पर्सनली काफी एक्साइटेड रहूंगा। अभी ये रिसेंट की चीज थी, लेकिन अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट बिट्रेयल की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि हमें क्लैश एट द कैसल 2022 में देखने को मिला था, जब एक बेटे ने अपने बाप को बिट्रे कर दिया था। ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट डोमिनिक मिस्टीरियो बिट्रेइंग रे मिस्टीरियो। अब सबको पता है एज, रे मिस्टीरियो और डोमिनिक के बीच उस टाइम पे थोड़ी बहुत हीटेड होने लग गई थी चीजें, जबकि ये साथ में काम किया करते थे, लेकिन डोमिनिक थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट होने लग गए थे कि रे मिस्टीरियो हमेशा एज की तरफदारी करते हैं, और डोमिनिक को अभी बच्चा ही समझते हैं। वो जो भी बोलते हैं उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता, उनके प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, जिससे एज और डोमिनिक के बीच तो प्रॉब्लम्स हुई थी। और जब क्लैश एट द कैसल में मैच चल रहा था, तो हम सबको लगा था कि काफी हद तक ये जरूर पॉसिबल है कि डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पे एज पे टर्न कर जाए या एज को किसी तरह बिट्रे कर दे, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई रे मिस्टीरियो पे भी बिट्रेयल देखने को मिल जाएगा हमें यहाँ पे, जो कि हमें देखने को मिला, और वो काफी शॉकिंग था भाई। मैं तो पर्सनली एज के लिए कर रहा था बिट्रेयल एक्सपेक्ट वहां पे, लेकिन रे के लिए नहीं, तो डेफिनेटली इस लिस्ट में होना डिजर्व करता था। बाकी इससे नेक्स्ट की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि हमें अगेन मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे देखने को मिला था, जजमेंट डे से। तब जजमेंट डे अभी बिल्कुल न्यू फॉर्म हुई थी, एज ने रिसेंटली अपना हील टर्न किया था रेसलमेनिया 38 के अराउंड, और उन्होंने इस फैक्शन को फॉर्म किया। जब उन्होंने इस फैक्शन को फॉर्म किया तो ऑब्वियसली वो लीडर थे, और कोई भी फैक्शन न्यू फॉर्म होती है और जो बंदा करता है, बाकी बेशक कोई भी इन एंड आउट होता रहे वहां से, लीडर तो हमेशा रहता है। लेकिन हमें शॉकिंगली रॉ के एपिसोड पे कुछ ऐसा देखने को मिल गया था, जो कि कंप्लीटली को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जब पूरी की पूरी जजमेंट डे यानी कि डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर एंड रिया रिप्ली टर्न कर जाते हैं, बिट्रे कर देते हैं द रेटेड आर सुपरस्टार एज को, जो कि उनके लीडर थे उस टाइम पे, सोचो। और वही सबसे बड़ा शॉकर था, क्योंकि ये फैक्शन फॉर्म हुए अभी ज्यादा लंबा टाइम हुआ नहीं था, ऊपर से एज लीडर है, एकदम से ये क्या घचपच होगी, किसी को कुछ भी समझ नहीं आया था, जिससे कि ये पूरा मोमेंट एक बहुत ही शॉकिंग मोमेंट बन गया था। बाकी अब इससे नेक्स्ट बिट्रेयल की तरफ मैं चलता हूं, जो कि था केविन ओवेंस का। याद है फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप जो सेलिब्रेट किया था मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे केविन और क्रिस जेरिको ने। हाँ, उस टाइम पे आपको याद ही होगा, क्रिस जेरिको एक लिस्ट लेके आया करते थे, जिसमें कि वो सारे नाम लिखते थे, मतलब जो भी उन्हें पसंद नहीं आता था उसका नाम लिख दिया करते थे उस पे, यू जस्ट मेड द लिस्ट, ऐसा कुछ चलता रहता था उनका। और जब भी फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप चल रहा होता है, तो वहां पे हमें पता लगता है कि जैसे क्रिस जेरिको की एक लिस्ट है, वैसे ही केविन ओवेंस ने भी एक लिस्ट बनाई है। और जब वो लिस्ट क्रिस जेरिको को दिखाते हैं, क्रिस जेरिको देखते हैं कि उस पर तो सब जगह उनका नाम लिखा हुआ है, तो वो थोड़ी देर कंफ्यूज होते हैं। और जब वो देखते हैं उस लिस्ट के बैक साइड पे कि केविन ओवेंस लिस्ट है, तो उन्हें सारी चीजें जैसी क्लियर होती हैं, तब भी केविन ओवेंस उन्हें बिट्रे कर देते हैं ऑन दी मोमेंट। और क्या धुलाई की उसके बाद क्रिस जेरिको की उन्होंने, उसके बाद मजा तो नहीं आया था देखने में, ऑब्वियसली बुरा लग रहा था कि भाई बेचारे क्रिस जेरिको यार फाइनली पसंद आने लग गए थे, क्योंकि उनका वो यू जस्ट मेड द लिस्ट वाला कैरेक्टर काफी मजेदार लग रहा था सबको। वहीं केविन ने सारा घोल कपाला कर दिया, क्या ही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बिट्रेयल की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि पॉल हेमन हमारे डोरेमोन ने किया था सीएम पंक पे। मनी इन द बैंक की ये बात है, आपको पता है यार, पॉल हेमन गाए थे सीएम पंक कितने लंबे टाइम तक, और इन दोनों ने काफी मेमोरेबल मोमेंट्स दिए यार एक टाइम पे। जब तक सीएम पंक पॉल हेमन के साथ थे, उनकी काफी तगड़ी स्टोरी लाइन्स हमें देखने को मिली है। बट मनी इन द बैंक में एक मोमेंट आता है जब सीएम पंक ऑलमोस्ट क्लोज होते उस ब्रीफकेस को ग्रैब करने के लिए, तभी पॉल हेमन रिंग में आते हैं, लगता है हेल्प करने के लिए आए ताकि कोई एंटर ना कर जाए और कोई सीएम पंक को गिरा ना दे। लेकिन भाई साहब, वही पॉल हेमन एक लैडर से मार मार के सीएम पंक को गिरा देते और फाइनली बिट्रे कर देते उन्हें। उस टाइम पर तो समझ नहीं आया था सारी चीजें क्यों हो रही है, लेकिन इवेंचुअली उन सारी चीजों का सेंस बना था। तो अब इससे नेक्स्ट बिट्रेयल की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि हमें देखने को मिला था एक टाइम पे एवोल्यूशन ने जब बिट्रे कर दिया था रैंडी ऑर्टन को। रैंडी ऑर्टन उस टाइम पे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने थे, और सारे सेलिब्रेट करते, होता ही नहीं यार, जब अपनी फैक्शन में कोई सबसे बड़ी टाइटल लेके आ जाए तो एक सेलिब्रेशन मोमेंट हमें देखने को मिलता है। एग्जैक्टली वही वहां पे हो रहा था, जब
ट्रिपल एच, बटिस्टा, रिक फ्लेयर और रैंडी ऑर्टन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। रैंडी ऑर्टन को कंधों पे उठाया होता है और उन्हें थम्स अप साइन दिया होता है सबने, लेकिन तभी वो थम्स अप साइन धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है थम्स डाउन साइन में। और जैसे ये चीज होती है रैंडी ऑर्टन समझ जाते हैं कि दिस इज इट। लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा को समझ पाते और कर पाते, उससे पहले ये सब मिलके बिट्रे कर देते रैंडी ऑर्टन को और अपनी फैक्शन से किक आउट कर देते हैं, जिसका रीजन ये था कि भाई उनको लग रहा था रैंडी ऑर्टन उनकी फैक्शन में सबसे ज्यादा वीक लिंक है, वन ऑफ द बिगेस्ट बेट्रियल था, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे होना डिजर्व करता था। और अब इससे नेक्स्ट बेट्रियल की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि ट्रिपल एच ने किया था द हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स पे। शॉन माइकल्स को बैक से किसी ने तो अटैक किया होता है और काफी लंबे टाइम तक स्टोरी लाइन चल रही थी, काफी ज्यादा सस्पिशन जा रहे थे और लोगों पे, कौन ये कर सकता है, कैसे कर सकता है। कोई तो रिवील करता है सीसीटीवी फुटेज दिखा के, जब क्लियरली वहां पे शो होता है कि किसी और ने शॉन को अटैक नहीं किया था, बट वो थे उन्हीं के टैग टीम पार्टनर ट्रिपल एच। इसी के साथ हमें फॉर द फर्स्ट टाइम शायद डीएक्स का ब्रेकअप देखने को मिला था जब ट्रिपल एच बिट्रे कर गए थे शॉन को। ओके, अब इससे नेक्स्ट बिट्रेयल की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हमें 2014 में देखने को मिला था। जिन्होंने लास्ट डेकेड में डब्ल्यूडब्ल्यूई को देखना शुरू किया, उनके लिए तो यही सबसे बिगेस्ट बिट्रेयल है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, जो कि किया था सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंज और डीन एम्ब्रोज पे। एक साइड एवोल्यूशन थी, दूसरी साइड शील्ड थी। जब सारी चीजों से काम नहीं बन पाता, शील्ड ऑलरेडी हरा चुकी होती है एवोल्यूशन को, तब ट्रिपल एच कहते हैं कि जब प्लान ए वर्क न करे तो प्लान बी को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और वही प्लान बी सेथ रॉलिंस एग्जीक्यूट करते हैं जब वो चेयर शॉट हिट कर देते हैं रोमन रेंज की बैक पे और वो बिट्रे कर देते हैं अपनी फैक्शन द शील्ड को। आपके लिए ये वाली स्टोरी भी काफी ट्रॉमा होगी, मुझे पता है। बताना अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में, अपनी जो भी मेमोरीज है सब कुछ बताना, ठीक है, कमेंट्स में। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा बेट्रियल तो तब हुआ था जब हल्क होगन डब्ल्यूडब्ल्यूएफ को छोड़ के डब्ल्यूसीडब्ल्यू में चले गए थे। देखो, सबसे ऊपर है तो इंटरेस्टिंग तो होगा, इसलिए सुनते रहो, ठीक है। बेशक पुराना है, फिर भी हल्क होगन को विंस मैकमैन ने क्रिएट किया। डब्ल्यूडब्ल्यूई का फर्स्ट फेस सुपरस्टार किसने बनाया? विंस मैकमैन ने। और हल्क ने उन्हें प्रॉमिस किया कि भाई अब मैं रेसलिंग से पक चुका हूं और मैं मूवीज में जाना चाहता हूं, अब मैं हॉलीवुड में काम करना चाहता हूं। विंस, तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे इतना बड़ा स्टेटस दिया है, मैं कभी किसी और के साथ काम नहीं करूंगा। ऑब्वियसली यार, कोई कैसे ही कर सकता है। लेकिन हॉलीवुड में एक पिक्चर हिट, एक पिक्चर फ्लॉप करने के बाद जैसे ही हल्क होगन वापस आते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के साथ नहीं जुड़ते। वो उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की राइवल कंपनी, जो कि कंपटीशन, जो कि टक्कर दे थी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ को, उसके साथ जुड़ जाते हैं पैसों के लिए। और वहां जाके फेस सुपरस्टार नहीं बने, हील सुपरस्टार बन गए भाई। जो पॉपुलैरिटी डाउन हो रही थी वो एकदम से पीक कर गई वापस से। और वो तो विंस के मुंह पे बहुत ही बड़ा स्लैप था। फिर भी विंस ने कितनी बार हल्क होगन को आज के टाइम पे भी लाया है, जिससे पता लगता है कि विंस सिर्फ बिजनेस सोचते हैं, पर्सनल वर्सनल सोचना उन्होंने बंद कर दिया बिल्कुल। ओके, तो यार यही थे वो सारे बेट्रियल जो कि वन ऑफ द टॉप्स थे पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के। अगर मैंने कोई मिस किया, डेफिनेटली किया ही होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। बाकी अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने कुछ ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स बताए थे जो कि कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस अपना रिटर्न नहीं करने वाले, जाननी है तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।